हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 24, या फिर आप कह सकते हो दूसरे चैप्टर का 8वां वीडियो। तो बेटे ये बीएससी का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 24वां वीडियो है। और इससे पहले 23 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है संकरण, या इंग्लिश में हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज बच्चों की बहुत कम समझ में आती है कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस चीज को हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास संकरण का मतलब क्या होता है। संकरण शब्द लिया गया है संकर से। संकर का मतलब होता है मिलावटी, मिश्रण। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा संकरण किसे कहते हैं। मान लो आपके पास ये एक स्याही की दवात है, यानी इंक पोर्ट, और एक इंक पोर्ट ये है। ध्यान से देखना बिल्कुल। हमारे पास ये तीन तीन क्या, चार ले लो, चार हमारे पास इंक पोर्ट हैं, यानी स्याही की दवात हैं। उसमें से पहले इंक पोर्ट में हमारे पास भरी हुई है, यहां भरी हुई है ब्लैक कलर की इंक। कैसी इंक भरी हुई है? ब्लैक। और दूसरे इंक पोर्ट में भरी हुई है रेड कलर की इंक। ध्यान से समझना बिल्कुल। पहला जो स्याही का दवात है उसमें ब्लैक कलर की इंक है, दूसरे में रेड कलर की इंक है, और तीसरे इंक पोर्ट में हमारे पास ब्लू कलर की इंक है। ये कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू कलर की इंक है। और चौथे इंक पोर्ट में हमारे पास है ग्रीन कलर की इंक। तो जब आप इन चारों बर्तनों को देखते हो, तो इन चारों बर्तनों में जो स्याही भरी हुई है, जो इंक भरी हुई है, उसका कलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी लगभग बराबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब उनके कलर बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे कलर नहीं है, पर लगभग बराबर हैं। ठीक है। जैसे आपको बस लाल थोड़ा सा अलग नजर आ रहा होगा, यदि मैं लाल को भी थोड़ा डार्क कर दूं तो वो भी इनमें लगभग मिल जाएगा। ब्लैक कलर और ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर आपको बहुत ध्यान से देख के ही पता चल रहे होंगे अलग अलग हैं। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए स्पष्ट रूप से दूर से ही नजर आता है। यदि इसे भी थोड़ा डार्क कर दोगे तो ये भी इनके जैसा ही हो जाएगा लगभग। तो हमारे पास चार स्याही की दवात है, और उनमें स्याही है, इंक है, जिनके कलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, लगभग बराबर हैं। अब हमने क्या काम करा, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। ये हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है, और उस बड़े से बर्तन में इस स्याही को भी उड़ेल लिया, और इसे भी उड़ेल लिया, और इसे भी। चारों स्याही की दवात को यहां हमने उड़ेल के और इसमें स्याही भर ली, सारी भर ली। भरने के बाद ये जो हमारे पास चारों बर्तन खाली हुए थे, यानी चारों इंक पोर्ट जो हमारे पास खाली हो चुके थे, क्योंकि सबकी स्याही तो हमने इस बड़े बर्तन में उड़ेल दी ना, तो हमारे पास चारों बर्तन खाली हो गए थे। इन बर्तनों को अब इस स्याही से भर दो, जो आपने एक जगह मिला दी थी सारी, उसमें से इसमें डाल दो। डालने के बाद अब आप चेक करो, अब आप ये चेक करो कि ये जो नई स्याही की दवात यानी इंक पोर्ट आपने भरी हैं,
इनमें जो इंक है क्या इनका कलर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल मतलब कहने की बात यह है कि हमारे पास कितनी स्याही की दवात थी? 4, और उनमें 4 अलग अलग रंग की स्याही थी, यानी उनके स्याही के कलर लगभग बराबर थे। पर उन स्याही की दवात की स्याही को हमने एक बड़े बर्तन में डाल दिया, और बड़े बर्तन में डाल के सबकी स्याही आपस में मिला के और फिर दोबारा से नए बर्तनों में भर दिया। नए का मतलब वो जो खाली हुए थे, वे भी कितने ही बर्तन थे जो खाली हुए? 4। तो इस तरीके से हमने क्या फायदा उठाया इस चीज का, प्रैक्टिकल का फायदा ये उठाया, मतलब इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट क्या निकला कि हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल कलर वाली इंक को या इंक पोर्ट्स को एग्जैक्टली इक्वल कलर वाली इंक पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी इनके कलर्स को मिला दिया, इनका संकरण कर दिया। तो इसी तरीके से हम जब रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में संकरण शब्द या हाइब्रिडाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम जैसे यहाँ बहुत सारी इंक पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इंक पोर्ट की जगह हम लेंगे ऑर्बिटल्स। क्या लेंगे? ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना। और यहां हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल कलर की। हम यहां बात करेंगे ऑर्बिटल्स के केस में, जैसे इंक पोर्ट में इंक भरी हुई है, ऑर्बिटल्स के अंदर हम बात करेंगे कि वहां एनर्जी है। क्या भरी हुई है? एनर्जी। और एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे हमारे इंक पोर्ट थे ऐसे हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इनका कलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल था ऐसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जब इक्वल होती है, मान लो आपके पास 4 ऑर्बिटल हैं और उनके अंदर जो एनर्जी है वो लगभग बराबर है, आपने उन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी को निकाल दिया और निकाल के फिर दोबारा से उन चारों ऑर्बिटल्स में ऐसे बांट दिया जैसे इन खाली इंक पोर्ट्स में आपने मिली जुली स्याही भरी थी। तो आपको क्या होगा? आपको एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, और उन ऑर्बिटल्स को आप कहोगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहोगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या हिंदी में कहते हैं संकरित कक्षक, और इस घटना को हम कहते हैं संकरण। समझ में आई बात? तो यदि कोई आपसे पूछता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि जब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है आपस में मिलते हैं और एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं या संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रोसेस को या इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। बताओ समझ में आई क्या बात? यदि आपको इसमें से कुछ नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की जरूरत क्या पड़ी, क्या फायदा है इसका? फायदा मैं बताता हूं क्या है। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए ना, 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1 आपने लिख दिया। तो जब आप इलेक्ट्रॉनों को देख रहे हैं कि s में तो होता है, s में होता है एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी s सब सेल में एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, 1 2 3 4
5 6। s ऑर्बिटल में एक एस सब सेल में एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताओ मुझे, तो आप कहोगे कि सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। यही तो है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां हमारे पास जो सोडियम है उसकी वैलेंसी भी कितनी है, एक। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, एक। ठीक है, क्लियर है बात। पर यदि मैं बात करूं कि चलो कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, यानी इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p2 हो गए ना 6। अब आप देखो s में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, s सब सेल में एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है 2। यहां यदि मैं आपको कहूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। तो फिर मैं पूछूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो आप मुझे वैलेंसी बता दो कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। तो मैं कहूंगा कि बेटे बताओ कार्बन की वैलेंसी 2 होती है क्या? जब आप कार्बन को देखते हो तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे तो ऐसे बना ले 4 बॉन्ड, और चाहे तो कार्बन दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड बना सकता है, चाहे तो कार्बन एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, चाहे तो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन तो संयोजकता कार्बन की वैलेंसी 2 तो होती ही नहीं है, ये तो गलत बात है। कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, पर यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। तो गरारी फंस गई ना। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, यहां काम आता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। वास्तविकता में हाइब्रिडाइजेशन है क्या, देखो यहां कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं पर उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली भी पड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन की स्टेट यहां हमें दिखाई दी, जो अवस्था कार्बन की अवस्था दिखाई दी, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में तो ऐसी स्थिति होती है कार्बन की। पर जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये s और तीनों p, ये जो कक्षक हैं ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या होती है, ये चारों ऑर्बिटल यूं समझ लो कि जैसे 4 साही की दवात है और इन्हें आपस में आपको मिलाना है और इन्हें इनके इलेक्ट्रॉन छीन के एक बर्तन में डाल देने हैं, बड़े बर्तन में, और फिर बारी बारी से एक एक करके इसमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से यानी s में से एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है, और p में भी कहा, ये खाली जगह में। जब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और वेकेंट टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक तो s का और 3 p के 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही ऑर्बिटल्स। तो यदि इनके सारे इलेक्ट्रॉन खाली करके एक बड़े से बर्तन में डाल लोगे और फिर दोबारा से इन्हें बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, तो आप कैसे करोगे। ये तो मान लो, ये तो हमारे पास 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसे खाली कर दिया आपने और 3 कर दिए p के ऑर्बिटल खाली, और इनके इलेक्ट्रॉन निकाल के दोबारा भर रहे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, 1 2 3 4। अब मुझे यूं बताओ, पहले इनका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, अब इनका एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो गया है, और ऐसा हुआ है उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में एक तो s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, 3 p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, एक s ने और 3 p ने, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पता चला कि अब देखो ध्यान से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप कहोगे कि सर अब तो पता चल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो इसलिए वैलेंसी कितनी होगी,
अब हमें पता चल रहा है सर वैलेंसी यहाँ 4 है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पता चलता है इन सब कार्बन के बॉन्ड बनाने के तरीकों को देखकर, तो इसलिए जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी से कम होते हैं वहां हाइब्रिडाइजेशन ही काम करता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कक्षक हैं, उनका आपस में मिलना और नए कक्षकों का निर्माण करना जिनकी एनर्जी पूर्ण रूप से बराबर होती है। या आप इसे एक लाइन में कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यदि यहां से कुछ नोट करना हो तो कर लो। चलो अगली बात करते हैं हम। अब देखते हैं कि जो बात करी हमने वो क्या करी। हम बात कर रहे थे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की। हमने देखा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो आप देख रहे हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। एक px में है, एक py में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हो तो 2 ही होते हैं, बट वैलेंसी होती है 4। तो फंस गई करारी कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 4 कैसे हुई सर? बिकॉज इन एक्साइटेड स्टेट, पर जब आप कार्बन की उत्तेजित अवस्था देखते हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है जब इन चारों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी। बट इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 2p3, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया क्योंकि इन चारों के बीच में इंटरमिक्सिंग हुई ना, चारों ऑर्बिटल्स के बीच में। अब आप देख रहे कि अब ध्यान से देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4, इसलिए वैलेंसी होती है 4। और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन का महत्व समझाने के लिए ये एग्जांपल पहले बताया गया कि कहां काम आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्यों है, किस लिए है। हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है, पर इसका फायदा क्या है हाइब्रिडाइजेशन का। इसलिए सबसे पहले एग्जांपल में यही बात बताई गई है कि क्या फायदा है। ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, ध्यान से देखना। अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग इक्वल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तथा एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले उतने ही नए ऑर्बिटल्स में बदल जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेंज नहीं होते हैं। यदि 4 साई की दवात आप पे पुरानी थी तो नई साई की दवात जो तैयार हो के आएंगी वो भी 4 ही होंगी। यदि पुराने 4 ऑर्बिटल थे अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी वाले, तो नए 4 ऑर्बिटल ही आपको मिलेंगे जो एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तथा एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले उतने ही नए ऑर्बिटल्स में बदल जाते हैं, तो प्राप्त होने वाले नए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं तथा इस कंप्लीट प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल आपको मिलते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो एनर्जी में बिल्कुल बराबर होते हैं, जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स की अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी को एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बताओ समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, बहुत आसान सी बात है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है, उसमें से पहला टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है sp, एक तो s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। तो जब एक s व एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है लीनियर यानी सरल रेखीय। यहां आप चाहो तो बना सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर आप बना लेना अपने नोट्स में।
एक एटम तो ये है, बॉन्ड एक एटम ये है, फिर बॉन्ड एक एटम ये है। तो यहां बॉन्ड एंगल कैसा हुआ, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है यहां, इसलिए नीचे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो ये डायग्राम आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर माने सरल रेखीय संरचना होती है और बंद कोण होता है 180 डिग्री का। जैसे इसके एग्जांपल है BeF2, BeCl2, CO2, HgCl2, C2H2, इन सब में आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, sp, और बॉन्ड एंगल इनका सबका कितना मिलेगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल को लेते हैं, हम Be को देखते हैं कि BeSp हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिखाता है। Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, खेल खत्म। अब बच्चे यहां सोचते हैं, कभी कभी कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं, मैं उनके आंसर देता हूं। पहले तो एक कुछ बच्चों के समझ में आता है कि सर आपने जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन यहां बताया है वो बताया है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेटे मैं इसके बाद बताऊंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे आपको सिखाऊंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और पांचवें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और छठे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सवाल क्या क्या आते हैं बच्चों के दिमाग में। सबसे पहला सवाल आता है कि सर आप पहले नंबर पे यदि एक ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप एस हाइब्रिडाइजेशन बताते ना सबसे पहले। जैसे आपने पहली बारी में आपने दो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की है, आपने कहा है कि जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप यूं बताते ना कि जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में केवल एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो इस हाइब्रिडाइजेशन को s हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आपने s हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्यों नहीं किया? तो बेटे मुझे यूं बताओ, s हाइब्रिडाइजेशन में आप एक s ऑर्बिटल लोगे, एक s ऑर्बिटल यदि आपके पास है यानी अकेला ऑर्बिटल आपके पास है, तो मुझे एक बात बताओ कि अकेला ऑर्बिटल क्या किसी के साथ मिल सकता है? आपको पता है संकरण का मतलब मिलावट होना, संकरण का मतलब, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का आपस में मिलकर पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करना होता है। तो अकेला कक्षक हमारे पास होगा, अकेला ऑर्बिटल होगा, वो किसके साथ तो मिलेगा और किस में बटेगा? अकेला तो क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। एक कहावत है कि नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो इसलिए जो अकेला ऑर्बिटल होता है वो किसके साथ तो मिलेगा और किसके साथ वो फिर अपनी एनर्जी को बांटेगा इक्वली, वो तो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब मिक्सिंग अकेले में तो मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है, और जब अकेले में मिक्सिंग नहीं हो सकती तो इसलिए बिल्कुल भी पहला हाइब्रिडाइजेशन एस हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि चलो ठीक है सर, समझ में आ गई बात कि अकेला ऑर्बिटल कभी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इस चीज को हम मिटा देते हैं। पर एक दूसरा सवाल है सर, सवाल यह है कि आपने s को हमेशा एक बार ही लिखा है, एक बार लिखा है s को हमेशा, ऐसा क्यों करा आपने? ठीक है, और p को आप लेके गए, p को आप लेके गए कहां तक? 3 तक। p को आप 3 से ऊपर नहीं लेके गए,
ऐसा क्यों करा आपने? इसका रीजन मैं यहां बताता हूं। देखो, जब आप s सब सेल की बात करते हो तो s सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और p सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं बताओ? p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और d में कितने होते हैं? d में होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल। और f में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। तो यानी s तो आपको एक से ऊपर नहीं ले जाना, इसलिए आप यहां देख रहे होंगे कि s सिर्फ एक ही ऑर्बिटल s का हमने लिया है। p को आप मैक्सिमम 3 तक ले जा सकते हो, p को आप p1 p2 p3 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 p3, p को 3 से ऊपर नहीं ले जा सकते। p4 कभी नहीं लिख सकते हाइब्रिडाइजेशन में आप, क्योंकि p में 4 ऑर्बिटल होते ही नहीं है, और d में होते हैं 5, पर d को आप 5 तक ले जा सकते हो, पर इतनी तो होते ही नहीं। कहीं हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसा होता ही नहीं कि पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है? तो इसलिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी बेटे जो मैंने समझाई। क्लियर बात? तो हम एग्जांपल देख रहे थे बीई का। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p0। अब आप सोचोगे सर 1s2 2s2 लिख देते, 2p0 क्यों लिख दिया यहां आपने? 2p0 इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जब हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं, देखो यहां से यहां तक तो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी नहीं आ गई क्या कक्षा? दूसरा ऑर्बिट नहीं आ गया, दूसरा सेल नहीं आ गया। आपको पता है पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है s, दूसरे में 2 होते हैं s और p, तीसरे में 3 होते हैं s p और d सब सेल, चौथे में 4 सब सेल होते हैं s p d और f। बताओ सिखाई थी नहीं ये बात? जब आप बहु नियम पढ़ रहे थे ऐसे करके यूं इन्हें काट रहे थे, नहीं काट रहे थे? आप बहु प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें s भी होता है p भी होता है, दोनों सब सेल होते हैं। तो p में भले ही इलेक्ट्रॉन ना हो पर हम दिखा तो सकते हैं 2p0, यानी दूसरे ऑर्बिट के p सब सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां जब आप देखते हो बीई को, तो ये ग्राउंड स्टेट है इसकी। ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंसी को समझने में दिक्कत हो रही। पर जब Be4 की आप एक्साइटेड स्टेट देखोगे तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनके बीच इंटरमिक्सिंग होगी, यानी इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे, इन्हें दोनों को खाली कर दिया जाएगा, और इनमें फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन भरेंगे बारी बारी से। तो ये भरे, देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ। एक्साइटेड स्टेट को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1s में तो 2 है, पर 2s में पहले 2 थे अब 1 है, और 2p में 1 चला गया यहां। तो इस तरह आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसलिए Be की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है वैलेंसी। यहां नहीं पता चलती इसकी वैलेंसी कितनी है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन हमारी समझ में ना आता तो हमें वैलेंसी भी ना आती समझ में, ऐसे केस में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। एक्साइटेड स्टेट में यह हालत हुई। तो यदि Be को देखोगे आप BeF2 में, तो यहां 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हरे हरे रंग के 2 इलेक्ट्रॉन नीचे को हमने बनाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां हैं, किसके हैं? फ्लोरीन का है। जो Be के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हैं उनके हैं ये हरे इलेक्ट्रॉन। एक हरा इलेक्ट्रॉन यहां आया फ्लोरीन का, एक बॉन्ड तो ये बन गया। एक हरा इलेक्ट्रॉन यहां आया फ्लोरीन का, एक बॉन्ड ये बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में आप देख रहे कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा है इन्होंने, तो इसलिए इसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां लिख दिया कि ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम फ्लोरीन एटम्स। ये जो नीचे हरे रंग के नीचे की तरफ मूव करके 2 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, किसके हैं? फ्लोरीन एटम के हैं। और Be बीच में होता है, एक f इधर एक f इधर, BeF2 का। जब हाइब्रिडाइजेशन Be का इसमें sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर है लीनियर, रेखीय संरचना। क्लियर बात?
अब इसी तरीके से आपको दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल व दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा होता है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, तीन बॉन्ड हैं और तीनों बॉन्ड बिल्कुल प्लेन में हैं, यानी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके हुए हैं तीनों बॉन्ड बिल्कुल एकदम, जैसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर नेम स्लिप या स्टिकर को चिपका देते हो। और ये एंगल होता है 120 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा कितने होगा, 360 का होगा, तो 12 ही कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360 डिग्री का तो पूरा ही वृत्त होता है। तो पूरे वृत्त के कितने टुकड़े कर रखे, तीन टुकड़े, तो एक टुकड़ा 120 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो भी मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 का। ठीक है, एग्जाम्पल आप इनमें से दो तीन याद रख सकते हो, BF3, BCl3, SO2, C2H4, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो हम बोरोन को देखते हैं, चलो। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट में ऐसी स्थिति है 1s2 2s2 2p1। अब देखो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। आप यहाँ 2d0 नहीं लिखोगे क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे शेल में d सब शेल नहीं होता है। अब आप जब इसे बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यानी एक s और दो p के बीच होगा हाइब्रिडाइजेशन, 1s2 2s1 2p2। समझ रहे ना, एक यहां से यहां चला गया, इसके पास एक बचा और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आ गया एक। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरोन का वैलेंसी 3 होता है। बोरोन हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो बोरोन इन BF3 1s 2s 2p, यहां तो जो का त्यों है, 1s में तो दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक इसका अपना है और एक आ गया उसका जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन का एक एटम, ये हरे हरे कलर का फ्लोरीन के एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने यहां दे दिया। और 2p में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा, ये फ्लोरीन एटम से मिला है। तो एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, इसलिए इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और BF3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, बोरोन के साथ तीन फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का ये हरे वाला, एक का ये वाला, एक का ये वाला, तीनों फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन है और एंगल 120 डिग्री का है। ठीक है, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन जो हमें पढ़ना है उसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s व तीन p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, नाम से ही पता चल रहा है sp3 का मतलब एक s और तीन p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, आपस में मिलना और नए ऑर्बिटल्स को बनाना जिनका एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, देखो ऐसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम, और तीन इसके पैर हैं, यूं समझ लो जैसा ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, आपको मोबाइल लगाने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड आपने देखा होगा, सेल्फी स्टिक भी आती है ऐसी जिसमें तीन पैर हो और एक ऊपर, एक बॉन्ड ऊपर है, तीन नीचे हैं जो फर्श पर टिके हुए हैं। ठीक है, एंगल कोई सा भी देख लो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। एग्जाम्पल CH4 CCl4 SiH4 SiF4 SiCl4 NH3 H2O, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। CH4 का देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, CH4 का देखो, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, अभी बताया था मैंने आपको। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यदि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे आप एक्साइटेड स्टेट में देखोगे
तो एक s का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो 1s2 2s1 2p3 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ बचा और 3 इसमें हो गए। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब अब वैलेंसी 4 दिखाएगा। जिसे बॉन्ड बनाने, जैसे 4 हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने, एक हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ सेट कर दे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कार्बन इन CH4 जब देखोगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे मीथेन में, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले से ही 2 थे, पेयर्ड थे। 2s में एक तो इलेक्ट्रॉन था किसका? कार्बन का, और ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है ये किसका है? हाइड्रोजन का है। ये 4 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर का यहाँ दे रहे हैं, देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हो ऊपर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ इस जगह। यहाँ तो बॉन्डिंग होगी। और स्ट्रक्चर CH4 का ये रहा, देखो, टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय ये कहते हैं हिंदी में, चतुष्फलकीय। 4 फलक होते हैं इसके, ठीक है। तो ये होता है CH4 का स्ट्रक्चर। अब आते हैं फोर्थ टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पर, जिसे हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s, 3 p व एक d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये यहां तो आप देख रहे 3 बॉन्ड तो ये प्लेन में है, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा और एक प्लेन के अंदर जा रहा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि ये तो बन रहा है एक त्रिभुज, ट्राइगोनल, और त्रिभुज के ऊपर भी एक पिरामिड है, ऐसे देखो पिरामिड है एक ऊपर और एक पिरामिड नीचे है यहां। समझ रहे आप? इस त्रिभुज के, इस ट्राइगन के एक पिरामिड तो ऊपर है, एक नीचे है, इसलिए कहते हैं इसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का और 90 डिग्री का। जब आप इस बॉन्ड की बात करोगे, जैसे ये केंद्रीय परमाणु, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो यूं बताओ कि 360 को पूरे को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक तो 120 डिग्री का होगा ही। ये तो 120 डिग्री का एंगल है, चाहे इसे देख लो, चाहे इसे देख लो, चाहे इसे देख लो, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर इस जगह एक बॉन्ड आपके मोबाइल से बाहर निकलता हुआ बनाऊंगा, जो आपके मोबाइल से बाहर निकल रहा होगा बिल्कुल 90 डिग्री का उठाते हुए ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड, ये जो यहाँ इस तरह ये जो बॉन्ड हम बना देते हैं ना, ये वो बॉन्ड है जो आपके मोबाइल से बाहर निकल रहा है एकदम। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 90 का होगा, समझ रहे हैं ना। और एक आपके मोबाइल में अंदर जा रहा बॉन्ड, तो वो भी 90 का होगा, इन तीनों के साथ वो भी 90, इन तीनों के साथ ऊपर जो बाहर निकल रहा वो भी 90, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा है बॉन्ड एंगल 2 तरह के होते हैं, 120 डिग्री वाले कौन से हैं और 90 डिग्री वाले कौन से हैं, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है PCl5, PF5 एक्सेट्रा। चलो देख लो फास्फोरस को, देखो फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। जब आप इसे देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। देखो तीसरे ऑर्बिट में s, p और d तीन होते हैं। पहले ऑर्बिट में ये चीज पता होनी चाहिए बेटा आपको, पहले शेल में तो सिर्फ s ऑर्बिटल s सब सेल होता है, दूसरे में s और p होते हैं, तीसरे में sp d होते हैं और चौथे में होते हैं sp d और f, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब देखो पता चल गया, यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? इन्हें बनाया नहीं क्योंकि पूरे भरे पड़े, आप चाहे तो बना सकते हो। s में 2, s में 2, p में 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी सारे पेयर्ड होंगे। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने हैं? 3, और यहाँ 3d पड़ा हुआ है खाली। जब आप इसे एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो ये वाले 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कुल मिला के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो एक बचा, ये तीनों भी अनपेयर्ड है और यहाँ चला गया एक। तो एक्साइटेड स्टेट में ये व्यवस्था मिलती है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्होंने ही तो पार्टिसिपेट करा,
या फिर यूं कह दो इन्होंने पार्टिसिपेट करा है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कहते हैं। अब यदि आप देखते हो फास्फोरस को इन PCl5 में, तो आप क्या करोगे, 1s में 2 है, 2s में भी 2 है, 2p में 6 है, 3s में एक अपना था और एक आ गया किसका, क्लोरीन का, क्योंकि 5 क्लोरीन है ना। 3p के तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा हो रहा कि एक एक तो अपना इलेक्ट्रॉन है और एक एक ग्रीन कलर का किससे मिल गया, फ्लोरीन से। और 3d में भी ऐसा ही हो रहा, एक अपना और एक इससे मिल गया, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये फास्फोरस 3 बॉन्ड तो प्लेन में है, एक बॉन्ड आपके मोबाइल से बाहर निकल रहा है या आपकी स्क्रीन से, और एक बॉन्ड आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, 90 के साथ, 90 डिग्री के साथ। पांचवें तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s, 3 p व 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल, ये तो प्लेन में एक मान लो स्क्वायर बन रहा ये, और ये वाला बॉन्ड निकल रहा प्लेन से बाहर की तरफ, आपकी स्क्रीन से ऊपर निकल रहा है सीधा, और ये आपकी स्क्रीन में अंदर जा रहा। तो एंगल तो सारे 90 के ही होंगे, कितने होंगे, 90 के होंगे ना सारे एंगल, समझ रहे आप। तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। ऑक्टाहेड्रल इसे इसलिए कहा क्योंकि 8 फेस हैं इसके, 4 फेस तो ऊपर के पिरामिड में बनेंगे और 4 फेस बनेंगे नीचे के पिरामिड में। आपका जो कमरा होता है ना, रूम, यदि आपका रूम चाहे तो घन जैसा है चाहे घनाभ जैसा है, यानी चाहे तो वो क्यूब है चाहे तो वो क्यूबॉइड है, उसमें टोटल फेस होते हैं 6। फेस ऐसे होते हैं जैसे आपके कमरे की एक दीवार एक फेस है, एक फलक है, हिंदी में कहते हैं फलक। तो 4 तो आपके कमरे की दीवारें, 4 फेस तो ये हो गए, एक आप कमरे की छत भी तो है आपके, और एक फर्श भी है। तो टोटल फेस कमरे में कितने होते हैं, 4 और 2 6, ठीक है। पर यहां फेस कितने होंगे, यदि इसे बिल्कुल बंद डब्बे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहां फेस बनेंगे आपके 8। 4 फेस तो ऊपर के पिरामिड में बनेंगे और 4 फेस बनेंगे नीचे के पिरामिड में। तो 8 फेस होने की वजह से इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल SF6। अब जब आप SF6 को देखोगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं इसे। SF6 में सल्फर को देखोगे 16 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब आपको पता है कि भाई यहां जो है D खाली पड़ा हुआ, एक जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन का ये बन रहा है, एक ये, तो एक यहां चला जाएगा एक यहां। तो सल्फर को जब आप एक्साइटेड स्टेट में देखते हो तो ये 3s से लेकर 3d तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो वैलेंसी 6 दिखाएगा सल्फर। इसे अपने अष्टक का प्रसार करना भी कहते हैं, कि अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करना। अपने अष्टक को केवल वो ही बढ़ा सकता है, वो ही अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। खाली जगह जिसके पास होगी वही तो अपना प्रसार कर सकेगा, पैर तो वही फैला सकेगा जिसके पास चादर बड़ी होगी। तो हम अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं। सल्फर ने देखो कितना एक्सटेंड कर दिया। सल्फर की यदि आप ग्राउंड स्टेट देख रहे तो यहाँ तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सल्फर वैलेंसी 2 ही दिखाएगा। पर जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में आया तो यहां हमने देखा कि भाई यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए सीधे, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी 6 दिखाएगा। इसीलिए तो सल्फर 6 बॉन्ड बना लेता है, देखो 6 बॉन्ड बना रखे। तो सल्फर इन SF6 में सल्फर को देखोगे तो ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ ये ग्रीन ग्रीन कलर के नीचे की तरफ हमने जो इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं सारे फ्लोरीन के हैं। किसके हैं, फ्लोरीन के। ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और SF6 का स्ट्रक्चर ये होगा। इस स्ट्रक्चर में एक बात समझने वाली है
कि आप ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ये एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये तो होगा वर्ग जो आपके स्क्रीन पे चिपका हुआ है पूरा, यानी ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, ये चार बॉन्ड तो आपकी स्क्रीन पे पूरे चिपके हुए हैं। और ये वाला बॉन्ड निकल रहा है आपकी स्क्रीन से बाहर। बाहर का मतलब आपकी तरफ को, बिल्कुल स्क्रीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। और ये वाला बॉन्ड जो है वो स्क्रीन के अंदर घुस रहा है, जैसे हम दीवार में ड्रिल मशीन चला देते हैं ना दीवार में, बिल्कुल ऐसे। आ रहा ना समझ में? देखो SF6। अब हमें पढ़ना है एक हाइब्रिडाइजेशन और पढ़ना है, इसे भी समझ लो ध्यान से। हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s 3p व 3d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है यहां बना लेना चाहिए, वैसे तो आप बना लेना, आगे तो आ ही जाएगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहते हैं कि उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये तो बन जाएगा पेंटागन। 5 बॉन्ड तो ये जाएंगे, ठीक है, एक प्लेन में होंगे ये पांचों। और बाई पिरामिडल का मतलब यह है कि एक बॉन्ड इससे बाहर निकल रहा होगा, इससे बाहर यानी स्क्रीन से बाहर, और एक बॉन्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा ऐसे। तो एक पिरामिड तो ऊपर बनेगा ना, देखो ये एक पिरामिड बन रहा है ऊपर। यदि आप बनाना चाहते हो तो इस तरह आप दिखा सकते हो, बन गया ऊपर पिरामिड। इसी तरीके से एक पिरामिड नीचे बन जाएगा यहाँ, यदि सारे कोनों को मिला दोगे आप तो एक पिरामिड यहाँ बन गया नीचे। बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना स्ट्रक्चर, तो इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहां बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री के और 90 डिग्री के। एग्जाम्पल है IF7। 7 बॉन्ड में से 5 बॉन्ड तो होंगे प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर होगा एक नीचे। आई का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 53 ग्राउंड स्टेट में। पहली 4 ऑर्बिटल्स हमने यहां नहीं लिखे, पहले 4 ऑर्बिट या सेल नहीं लिखे, कक्षाएं नहीं लिखी, 5वें से स्टार्ट करा। 5s2 5p5 5d 0। यहां आपको देख रहे ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा, ये जोड़ा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाना, एक यहां से, यहां से यहां चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब आयोडीन 53 को आप एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो ये 5d के ऑर्बिटल्स खाली थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि 3 जगह जोड़े बने हुए थे। जब ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नए सिरे से होता है तो फिर ऐसा ही होता है, सारे अनपेयर्ड हो गए। तो एक s 3p और 3d। यदि आप आयोडीन को देखोगे IF7 में तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे अनपेयर्ड, और ये ग्रीन कलर के 7 इलेक्ट्रॉन जो हमने बना रखे हैं हर एक के साथ जोड़े बनाने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में से एक एक एटम के हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा और ये स्ट्रक्चर होगा, देखो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें ये तो बन रहा है आपका पेंटागन, देखो देख रहे हैं आप, पेंटागन बन रहा है। और पिरामिड एक ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला, ये तो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रहा और ये अंदर जा रहा। तो जब आप 360 डिग्री को 5 टुकड़ों में तोड़ दोगे तो 72 डिग्री तो आएगा एक। और ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी, इन पांचों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नीचे वाला भी। तो इसलिए दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो 72 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमें इतना ही पढ़ना है बस। यदि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिख कर आओगे। क्लियर बात? तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहां हमारा कंप्लीट हो गया और सारी बातों का एक ही निचोड़ है, बस ये समझो। निचोड़ ये है कि जो लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने से पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बन जाते हैं। संख्या में वो उतने ही रहते हैं
और जरूरत कहाँ पड़ती है मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।